नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है, जिसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों के लिए एक लेटर लिखा। तो उसी लेटर को लेकर आज और जो कार्यकाल पूरा हुआ है इसी को लेकर आज अब बात करेंगे पवन त्यागी थे, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सर, आज जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लेटर लिखा गया है पूरे देशवासियों के लिए, और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से फिर से एक बार जोर दिया गया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। तो इस बात से आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस तरह से कोरोना के काल में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, मजदूरों की समस्या है कि उनको वेतन कैसे मिलेगा, और इस समय में जो बहुत मोटा खर्चा है वो देश की अर्थव्यवस्था का चिकित्सा पर खर्च हो रहा है। ऐसे में इससे उबरने के लिए बहुत आर्थिक परिस्थितियों का सामना सारी दुनिया को करना पड़ रहा है। और ऐसे में जबकि मोदी जी ने एक सपना पूरी दुनिया को सामने रखा है, अपना सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत अचीव कैसे करेगा। तो उन्होंने उसका खाका खींचते हुए ही ये तय किया कि जब भारत अपने उद्योगों पर ध्यान देगा, स्वदेशी पर ध्यान देगा, तो उस स्वदेशी के बल पर हम अपने उस सपने को भी पूरा करेंगे जो भारत ने देखा है, और इस समय डूबी हुई अर्थव्यवस्था को भी उबारने में हम इसमें सफल होंगे जो इस समय का हालात है। तो स्वदेशी पर जोर देते हुए मोदी जी ने इसकी शुरुआत अपने मास्क से की थी, और उन्होंने देसी अंगोछा, जो गांव में बोलते हैं, सूती कपड़े का बना हुआ, उस अंगोछे से मुंह ढकने का सब लोगों को आह्वान किया। और इसी तरह स्वदेशी में आप देखेंगे कि जब कोरोना महामारी में हमारे यहाँ देश में पीपीई किट चाइना से आ रही थी, तो देश के वैज्ञानिकों को एक चुनौती उन्होंने दी कि क्यों नहीं हम इस पीपीई किट को देश में बनाएं। तो देश में बनने वाली पीपीई किट 1/4 कीमत में भारत में निर्माण हुई। और इतना ही नहीं, तो आज थोड़े ही समय में आप देखिए कि आज हम 4.5 लाख पीपीई किट बना रहे हैं। यहीं हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी अभी 1 महीने के अंदर हमारे भारत में ये हो गया है। तो ये मोदी जी के आह्वान के कारण है। और आज जैसे हालात चाइना बॉर्डर पर है, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा एक हस्तक्षेप हमारे भारत में है, अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपया इस भारत का वो कमाकर अपने देश में ले जाता है। और ऐसे समय में जब वो हमें आंख दिखा रहा है, वो हमारी धरती को 1962 से उसने कब्जाया हुआ है, वो अक्साई चीन क्षेत्र में, वो अरुणाचल में दखलंदाजी करता है, हमारी सेना के सामने खड़ा है, और वो इनडायरेक्टली आतंकवाद के जरिए भी हमारे देश को पाकिस्तान के रास्ते नुकसान पहुंचाने में लगा है। ऐसे में चाइना को सबक सिखाने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरे दमखम के साथ उनका हर मोर्चे पर मुकाबला करती है। लेकिन हम भारतीयों का भी फर्ज बनता है कि उसका मुकाबला हम कैसे करें। तो बुलेट से लड़ेगी भारतीय सेना और वायलेट से लड़ेगा भारतीय नागरिक। ये मोदी जी का जो आह्वान है, हम वायलेट माने हमारा जो जेब में से पैसा निकलता है, वो पैसा तय करें कि किसी भी विदेश में ना जाकर हमारे भारत में वो हमारी इकोनॉमी रहेगी। हमारा पैसा स्वदेशी के लिए जब प्रयोग होगा तो हमारा देश इकोनॉमी में वो लक्ष्य प्राप्त करेगा जो मोदी जी ने हम सबके बीच में हमारा सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रखा है। आज अगर दूसरा कार्यकाल में अगर पहला साल हो चुका है मोदी सरकार का, तो इसको लेकर मोदी सरकार की तरफ से इस लेटर में और योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाया कि किस तरीके से पिछले साल मोदी सरकार ने बड़े बड़े फैसलों को अंजाम दिया है, जो फैसले इतने सालों से लटके पड़े थे। चाहे हम राम मंदिर की बात करें, जो जहां भी बात करें हम कश्मीर से धारा 370 की, जो 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। अब वही कांग्रेस जिसने इन मुद्दों को अभी तक लटका के रखा था, और वही कांग्रेस अब सरकार पर, मोदी सरकार पर उंगली उठा रही है और तंज कस रही है, और ये कह रही है कि जो 6 साल गए हैं मोदी सरकार के, ये पूरी तरीके से बेकार थे और ये सरकार नाकाम रही है हर काम को करने में। देखिए, कांग्रेस का सवाल उठाने का फर्ज बनता है क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन अगर वो ये कह रही है कि कुछ भी काम नहीं किया, और उन्होंने कहा है कोरोना के टाइम में ऐसा क्या ये हर्ष उल्लास की बातें कर रहे हैं जबकि लोग मर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस कोरोना के टाइम में आप ग्राफ देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वहां क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है। दूसरी तरह मेडिकल में आप देखिए दूसरे नंबर पर इटली, वहां क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है।
और दोनों देशों से भारत की कहीं ज्यादा जनसंख्या है। उस जनसंख्या को देखते हुए 130 करोड़ की जनसंख्या में जब ये शुरुआत में कोरोना वायरस आया था तो कुछ विशेषज्ञों को राय ये थी कि भारत जैसे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाएगा और लाखों की संख्या में मौतें होंगी। लेकिन भारत अगर आज उसको संभालने में कामयाब रहा है और वो आंकड़ा अभी लाख तक छुआ है बस केवल, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार, भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टरों की है। तो ऐसे में कोई अच्छा काम भी अगर सरकार ने किया है तो उसको शायद कांग्रेस सराहेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का तो एक ही काम है कि वो बात बोलेगी जिससे विदेश में लोगों को, जो दुश्मन देश हैं, उनको लाभ पहुंचे। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी जी ने इस 6 साल में करके दिखाया है। और सबसे बड़ा काम ये जो आपने बताया धारा 370, ये टेम्परेरी था, ये हट जाना चाहिए था। अगर ये 4-5 साल के अंदर ही देश की आजादी के बाद हट जाता तो कश्मीर का आज दृश्य वो नहीं होता जो आज है, क्योंकि आतंकवाद को खत्म करने में वहां जो घाटी है उसमें हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत गई है, वो ना जाती अगर ये धारा 370 4-5 साल के बाद ही स्थिति नॉर्मल हो गई, उसके बाद इसको हटा दिया जाता। लेकिन कांग्रेस ने इसको इसलिए नहीं हटाया क्योंकि विशेष दर्जे के तहत इस देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 विधान वो चला के चली, जो कि गैर कानूनी भी है कि आप एक ही देश में रहते हैं और इस देश के एक भाग में कोई कानून चलता है, वो कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता है। आप आम आदमी वहां जमीन नहीं खरीद सकता, वहां की सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, और इस तरह से ये समानता के अधिकार का भी कहीं हनन था और इस तरह से आतंकवाद को बढ़ा देने वाला था। पाकिस्तान की इंटरफेयर वहां बढ़ती रही, जिसको लंबित कर रखा था कांग्रेस ने 70 सालों से। मोदी जी ने उस बड़े काम को किया जिसमें हैंकड़ी दिखा रहा था विपक्ष, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, वो ये कह रहे थे कि अगर धारा 370 हटाई तो इस देश में जलजला आ जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार ने वो हिम्मत दिखाई और उस धारा 370 को हटाया भी और जलजले को भी आने नहीं दिया, सामान्यता से सब काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा, इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था और बरसों से लंबित था। इसमें भी मोदी सरकार ने कानून के रास्ते पहला आप देखिए माहौल बनाया कि अगर कोई भी फैसला आता है क्या उसे हिंदू समाज तब मानेगा उस स्थिति में अगर वो हिंदू के विरोध में आया। वहां से कहा गया कि उस स्थान को खाली कर दो और ये तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। इसके लिए पहले हिंदू पक्षकारों को सरकार ने तैयार किया। इसी तरह जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्हें भी इस बात के लिए तैयार किया कि यदि ये हिंदुओं के पक्ष में आता है फैसला, तब आपकी प्रतिक्रिया भी कुछ इसमें इस तरह होनी चाहिए कि ठीक है, हम न्यायालय का फैसले का स्वागत करेंगे। और दोनों पक्षों को इस बात के लिए मना लिया गया कि कानून का दोनों पक्ष पालन करेंगे। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि कानून के जरिए जब फैसला आया तो कानून व्यवस्था इस देश में बिगड़ सकती थी और विपक्ष ने तो कोशिश ही करी कि इस मुद्दे को भुनाकर और इस देश में बवाल करा दिया जाए, दंगे करा दिए जाएं। लेकिन विपक्ष की इस चाल को नाकाम करने में मोदी सरकार ने जो काम किया है वो वर्ल्ड में सराहा गया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने सराहा कि इतने सालों से लंबित पड़ा मामला, सबसे सेंसिटिव मुद्दा, जिस देश में जरा जरा सी बात पे हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, उस देश में इतना बड़ा मुद्दा कि एक मस्जिद जिसको बाबरी मस्जिद कह करके उससे सारे और अन्य देशों को भी, मुस्लिम कंट्रियों को इसके जरिए भावनात्मक जोड़ा गया था, उस मुद्दे को सुलझाने में मोदी सरकार कामयाब हुई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तीसरा, 3 तलाक का जो मुद्दा है वो इस देश में हमारी माताएं बहनें जो इस बात को लेकर परेशान थी कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में है या किसी और धर्म में है कि एक शादी हो गई उसी के साथ जीवन काटना है, और यदि पति तलाक देता है तो उसको भरण पोषण देना पड़ेगा, उसका हर्जाना देना पड़ेगा, बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन एक धर्म विशेष होने के कारण वहां एक इस्लाम के मानने वालों को यह छूट थी कि एक आदमी 5 विवाह कर सकता है और तलाक जिसको दे दिया उस बीवी का, बच्चे का, उसे कोई खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उसको धर्म के आधार पर छूट दी गई थी। इसको भी कोर्ट के जरिए कराया गया, लेकिन कोर्ट में भी दखल अंदाजी कांग्रेस के समय में, शाहबानों का जब मुद्दा आया था उस समय कांग्रेस ही थी जिन्होंने कोर्ट के आए हुए मुद्दे को भी खत्म करा दिया था संसद के जरिए। लेकिन मोदी सरकार का यह अचीवमेंट रहा कि इसका पालन भी बहुत अच्छे तरीके से कराया। एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो 6 साल में हुआ है,
विपक्ष ने जहां आज मोदी जी की एक तरह से आलोचना की है, वो आलोचना फर्ज है, लेकिन उस आलोचना में भी आप देखिए एक तारीफ छुपी हुई है, और वो तारीफ है किसी भी मंत्री के ऊपर, मंत्रालय के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप ना होना। यह बहुत बड़ा भारत में अचीवमेंट है कि कोई सरकार लगातार दूसरा टेन्योर का 1 साल पूरा करती है और 6 साल पूरा होने के बाद भी विपक्ष जो दिन रात बीजेपी को कोसता है, मोदी को कोसने में कसर नहीं छोड़ता, वो भी आज किसी मंत्री मंत्रालय के ऊपर या मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पा रहा है। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस सरकार की कार्यशैली देखिए मोदी जी की, वो क्या स्टाइल है। हमने देखा कि जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, जिनका विश्व में डंका बजा, जिसको पूरे भारत ने सराहा कि विदेशों में फंसे हुए लोगों को निकालने में जितनी तत्परता से काम सुषमा स्वराज जी ने किया था, पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ हुई थी। और उसी समय जब दूसरा टेन्योर शामिल हुआ तो उनकी तबीयत खराब थी, जिसके कारण उन्होंने कहा कि मैं अभी काम ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। उस समय एक बहुत निपुण और कुशल विदेश मंत्री की जरूरत थी। ज्यादातर सरकारें क्या करती हैं कि अपनी ही पार्टी का कोई आदमी, पुराना लीडर उस मंत्रालय में बिठाती है, लेकिन यह मोदी सरकार है जिसने ये चयन किया कि इस देश में कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा है जो इस विदेश मंत्रालय की उस गरिमा को बनाए रखेगा जो ऊंचाइयां सुषमा स्वराज ने स्थापित की हैं। तो आप देखिए कि विदेश सचिव एस जयशंकर, जो विदेशों में इस मामले में जाने जाते थे कि भारत में के वो राजदूत रहे अमेरिका में, उन्होंने अफ्रीका, पूर्व एशिया, कोरिया, कनाडा, इन जैसे देशों में काम किया और उनसे रिश्ते बड़े मधुर रहे। इसके कारण मोदी जी ने टाइमलाइन से हटकर, जो उनका पैटर्न है सभी राजनीतिक दलों का कि अपनी पार्टी के किसी नेता को बनाना, अपने किसी खास व्यक्ति को बनाना, इस बात से हटकर मोदी जी ने चयन किया, देश के बुद्धिमान को वो राज सत्ता सौंपी और उनको विदेश मंत्री बनाया। यह पहली बार है कि किसी आईएएस को इस तरह से इतनी जल्दी, बने बहुत लोग हैं लेकिन इस तरह से जिसका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हों, वो कहीं बीजेपी से कोई कनेक्टेड हो। उनकी एक ही योग्यता थी कि विदेशों में वो विदेश की सोच को रखते थे, विदेश नीति को समझते थे। तो ये मोदी जी के कार्य स्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट है और इस मोदी जी के इस स्टाइल से आप देखिए कि कोरोना काल में भी जो वो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है और उसको यूएन ने भी सराहाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि यूएन में लोग सराहें कि हमारे भारत का काम दुनिया से बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।